स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 32 फर्टिलाइजेशन के नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन या निषेचन के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। आज हमारा डिस्कशन मानव में जब निषेचन की क्रिया होगी तो उस समय कौन से स्टेप्स निषेचन की क्रिया में सम्मिलित होंगे, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के पद, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक जानकारी जो कल हमने डिस्कस की थी वो ये थी कि मानव में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी निषेचन की क्रिया मानव में आंतरिक प्रकार की है और मानव में यह निषेचन मादा सदस्य के प्रजनन तंत्र के फैलोपियन नलिका वाले भाग में होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि मानव में जो ये आंतरिक प्रकार का निषेचन होता है तो उसकी कौन सी स्टेप्स हैं और कौन सी स्टेप में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर हमने निषेचन के जो 4 चरण हैं वो ब्लैक बोर्ड पर मेंशन किए हैं। जो फर्स्ट स्टेप है उसे नाम दिया गया है शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, अप्रोच ऑफ अ स्पर्म टू ओवम। अभी डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी इतनी बात ध्यान रखनी है कि इस स्टेप ए में शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचेंगे और जो अंडाणु हैं वो फैलोपियन नलिका में उपस्थित है। तो शुक्राणुओं का फैलोपियन नलिका तक पहुंचना ये स्टेप ए में सम्मिलित किया गया है। तो जो फर्स्ट स्टेप है हमारी, जो स्टेप ए है, उसमें एक तो हम डिस्कस करेंगे इनसेमिनेशन, वीर्यसेचन के बारे में। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेशन, योग्यता अर्जन के बारे में। फर्टिलाइजेशन का जो स्टेप बी है वो है शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश, एंट्री ऑफ स्पर्म। तो जब शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि शुक्राणु का शीर्ष भाग और मध्य खंड, ये दोनों अंडाणु में
एंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे। तो इस समय एक्रोसोम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो निषेचन का स्टेप नंबर बी है, एंट्री ऑफ स्पर्म, उसमें एक्रोसोमल रिएक्शन या जो एक्रोसोम के द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे उन्हें सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो फर्टिलाइजेशन का सी स्टेप है उसका नाम दिया गया है कॉर्टिकल रिएक्शन या कॉर्टिकल अभिक्रिया। इस समय क्या होगा, एक निषेचन झिल्ली फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनेगी। अंडाणु में एक से अधिक शुक्राणुओं के प्रवेश को रोका जाएगा। ऐसे कुछ परिवर्तन कॉर्टिकल रिएक्शन के समय होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन का सी स्टेप है। और लास्ट जो स्टेप है फर्टिलाइजेशन का, उसका नाम हमने दिया है प्राक केंद्रकों का संलयन। क्या होता है, इतनी जब 3 चरण हो जाएंगे तो अंडाणु में एक तो अंडाणु का अगुणित केंद्रक है, और शुक्राणु जब अंडाणु में प्रवेश करेगा तो उसका प्राक केंद्रक प्रोन्यूक्लियस वो भी अंडाणु में आ जाएगा। तो अंडाणु में 2 प्रोन्यूक्लियाई है, एक अंडाणु का, एक शुक्राणु का। तो निषेचन के अंतिम चरण में क्या होगा, इन दोनों प्राक केंद्रकों का आपस में संलयन होगा और फिर उभय मिश्रण एम्फीमिक्सिस की क्रिया होगी। ये हमारा अंतिम और चौथा चरण है। तो एक ब्रीफ डिस्कशन, एक सामान्य सी जानकारी अभी हमने डिस्कस की कि मानव में जब आंतरिक प्रकार का निषेचन होगा तो उस समय 4 चरण हमें दिखाई देते हैं, या ये संपूर्ण क्रिया 4 चरणों में संपन्न होती है। तो 1 बाय 1 इन स्टेप्स के बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सब डिस्कशन हो उससे पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात ध्यान में रहनी चाहिए, मानव में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, आंतरिक निषेचन है। और दूसरी बात ये ध्यान होनी चाहिए, निषेचन का जो स्थल है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है, वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फैलोपियन नलिका वाला भाग है, वहां ये निषेचन होगा। ओके, अब इस लेक्चर में आज हम ए और बी, ये जो 2 स्टेप्स हैं, इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। और हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेप सी और स्टेप डी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। तो स्टेप बाय स्टेप समझें। जब आंतरिक प्रकार का निषेचन है,
इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, तो हमने कल भी डिस्कस किया था, जब आंतरिक निषेचन होता है तो उस समय जो पहला काम होना चाहिए वो वीर्य सेचन या इनसेमिनेशन का होता है। तो एक छोटी सी जानकारी पहले तो हम पढ़ेंगे इनसेमिनेशन के बारे में, वीर्य सेचन के बारे में, और फिर उसके बाद में हम योग्यता अर्जन या कैपेसिटेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमारा जो स्टेप ए है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इनसेमिनेशन के बारे में। ह्यूमन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इसलिए वीर्य सेचन या इनसेमिनेशन की क्रिया होगी। क्या होता है इस क्रिया में कि जो मेल पार्टनर है, जो नर सदस्य है, उसके द्वारा शुक्राणुओं को फीमेल पार्टनर या जो मादा सदस्य है उसकी योनि मार्ग में स्थानांतरित किया जाता है, और इसी स्थानांतरण को इनसेमिनेशन, वीर्य सेचन कहा जाता है। तो आंतरिक निषेचन है, इसलिए सबसे पहले इनसेमिनेशन या वीर्य सेचन की क्रिया हुई। और क्या हुआ वीर्य सेचन में? मेल पार्टनर के द्वारा शुक्राणुओं को फीमेल पार्टनर की जो वेजिनल ट्रैक है, योनि मार्ग है, वहां स्थानांतरित कर दिया गया, और इसी स्थानांतरण को इनसेमिनेशन, वीर्य सेचन नाम दिया गया है। अच्छा, इस क्रिया में जो मैथुन अंग है वो सहायता करता है या वो सम्मिलित होता है, यहां तक ठीक। अब जो ये शुक्राणु हैं वो एक तरल माध्यम में है, और शुक्राणुओं का यह तरल माध्यम सीमन या वीर्य कहलाता है, और इस वीर्य का स्त्रावण शुक्राशय तथा प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा किया गया है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, इन्होंने इस वीर्य का निर्माण किया, और ये शुक्राणु के लिए एक माध्यम का कार्य करता है। तो जब मैथुन की क्रिया हुई, वीर्य सेचन हुआ, तो लगभग 5 ml जो सीमन है वो फीमेल पार्टनर की योनि में स्थानांतरित किया जाता है, और इस 5 ml जो सीमन है, वीर्य है, इसमें लगभग 400 मिलियन शुक्राणु उपस्थित होते हैं। तो मैं अगर निष्कर्ष रूप में कहूं तो जब एक बार मैथुन की या कॉपुलेशन की क्रिया होगी और जब वीर्य सेचन होगा तो उस समय क्या किया जाएगा? लगभग 400 मिलियन 400 मिलियन शुक्राणुओं को योनि मार्ग में स्थानांतरित किया जाएगा। यहां तक ठीक। अब ये शुक्राणु फाइनली
पहुंचेंगे फैलोपियन नलिका तक। तो योनि मार्ग में है, वहां से गर्भाशय और फिर फाइनली फैलोपियन नलिका तक पहुंचेंगे। लेकिन क्या देखा गया कि जब ये शुक्राणु फैलोपियन नलिका तक पहुंचते हैं तो केवल 100 स्पर्म 100 शुक्राणु ही फैलोपियन नलिका तक पहुंच पाते हैं। मोस्ट ऑफ स्पर्म, अधिकांश शुक्राणु इसी योनि मार्ग में ही नष्ट हो जाते हैं। तो दो कारण हैं इसके कि जब 400 मिलियन शुक्राणु योनि मार्ग में स्थानांतरित हुए थे तो केवल 100 शुक्राणु ही फैलोपियन नलिका तक क्यों पहुंचे? तो दो रीजन हैं इसके। नंबर 1 कि जो मादा प्रजनन तंत्र है, इसका जो योनि मार्ग है वो अम्लीय प्रकृति का है, एसिडिक नेचर का है। और इसके एसिडिक नेचर का होने के कारण अधिकांश शुक्राणु योनि मार्ग में नष्ट हो जाते हैं। एक रीजन तो ये हो गया कि वहाँ का जो माध्यम है, पीएच है, वो अम्लीय प्रकृति का होता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि जो योनि मार्ग की जो एपिथेलियल सेल्स हैं, उपकला कोशिकाएं हैं, वो भक्षाणु प्रकृति की है, फैगोसाइटिक है। तो ये कोशिकाएं कुछ शुक्राणुओं का भक्षण और कर लेती हैं और इसका परिणाम क्या होता है कि केवल 100 शुक्राणु ही फैलोपियन नलिका तक यानी अंडाणु तक पहुंच पाते हैं। यहां तक ठीक। अब जब शुक्राणु फैलोपियन नलिका तक जाएंगे तो इनकी गति जो है, उस समय इनका गमन जो है वो होगा 1 to 4 मिलीमीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में ये 1 से 4 मिलीमीटर की दूरी तय करते हैं। इस समय गर्भाशय में संकुचन होते हैं, वे इस गमन में, इस गति में सहायता करते हैं। तो हमने इंसेमिनेशन के बारे में पढ़ा, वीर्य सेचन क्या है, कितने शुक्राणु योनि मार्ग में मुक्त हुए, उसमें से कितने फैलोपियन नलिका तक पहुंचे, क्या कारण है कि इतने कम पहुंचे, ये सब चीजें डिस्कस की। जो सेकंड चेंज या जो दूसरी घटना हम डिस्कस करेंगे इस पहले स्टेप की, वो है कैपेसिटेशन, योग्यता अर्जन। तो जो योनि मार्ग में शुक्राणु मुक्त किए गए हैं मेल पार्टनर द्वारा, अभी तक, यानी अब तक वो योनि मार्ग में है, तो अभी तक उनमें अपनी ही जाति के अंडाणु को फर्टिलाइज या निषेचत करने की क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है। तो जब ये योनि मार्ग से फैलोपियन नलिका तक पहुंचेंगे तो ये कैपेसिटी गेन करेंगे, हासिल करेंगे। तो शुक्राणुओं को या शुक्राणुओं द्वारा अपनी ही जाति के अंडाणु को निषेचित करने की क्षमता या एबिलिटी हासिल करना कैपेसिटेशन, योग्यता अर्जन कहलाता है। तो जब वो योनि मार्ग से फैलोपियन नलिका तक आगे बढ़ेंगे तो इसी दौरान कैपेसिटेशन की क्रिया होगी और शुक्राणुओं में ये क्षमता विकसित हो जाएगी कि वे अपनी ही जाति के अंडाणु का निषेचन कर पाए। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप डिस्कस की, अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, यहां तक ठीक। अब हम बात करते हैं
सेकेंड स्टेप की, स्टेप नंबर बी की। इट इज द एंट्री ऑफ स्पर्म, यानी शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश वाली बात कर रहे हैं। नंबर 1 क्या होगा, लगभग 100 शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचे। अब क्या होगा कि अंडाणु की सतह पर क्या है, एक विशेष प्रकार का रसायन है। उस विशिष्ट रसायन का नाम है फर्टिलिजीन। तो ये जो केमिकल है ये तो अंडाणु की सतह पर है, और इस फर्टिलिजीन पर कुछ बंधन स्थल हैं, वो है एंटी फर्टिलिजीन के लिए। और जो एंटी फर्टिलिजीन है ये शुक्राणु के शीर्ष पर उपस्थित है। तो निष्कर्ष रूप में कहें तो बी स्टेप में फर्टिलिजीन और एंटी फर्टिलिजीन की आपस में इंटरएक्शन होगी, अंतः क्रिया होगी। फर्टिलिजीन अंडाणु की सतह पर है, एंटी फर्टिलिजीन शुक्राणु के शीर्ष पर है। फर्टिलिजीन और एंटी फर्टिलिजीन की जो ये आपसी अंतः क्रिया है ये स्पीशीज स्पेसिफिक हैं, जाति विशिष्ट हैं। यानी एक जाति विशिष्ट अंडाणु का फर्टिलिजीन अपनी ही जाति के शुक्राणु के एंटी फर्टिलिजीन के साथ इंटरैक्शन करता है। तो फर्टिलिजीन और एंटी फर्टिलिजीन की क्रिया स्पीशीज स्पेसिफिक है, जाति विशिष्ट हैं। इस कारण जब निषेचन की क्रिया होगी तो फर्टिलिजीन और एंटी फर्टिलिजीन की इंटरैक्शन ये सुनिश्चित करेगी कि निषेचन की क्रिया एक ही जाति के शुक्राणु व अंडाणु के बीच में हो। तो ये सुनिश्चित करना काम है फर्टिलिजीन और एंटी फर्टिलिजीन का। तो एक तो ये हुआ। अब क्या होगा इससे कि अंडाणु के चारों ओर वो सभी शुक्राणु लगभग 100 पहुंचे हैं फैलोपियन नलिका तक, तो वहां ये अंडाणु के चारों ओर जाकर चिपक जाएंगे। इसे हम समूहन एग्लूटिनेशन के नाम से जानते। क्लंपिंग हो गई, एक अंडाणु के चारों ओर सभी शुक्राणु जाकर जुड़ गए। यहां तक ठीक। अब क्या होगा, प्रत्येक शुक्राणु के शीर्ष पर एक कैप लाइक टोपी नुमा संरचना है जिसे नाम दिया गया एक्रोसोम। तो अब हर शुक्राणु का एक्रोसोम अपने एक्रोसोम कणों को मुक्त करता है, और एक्रोसोम में विघटनकारी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। तो ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है सम्मिलित रूप से इन्हें स्पर्म लायसिन्स कहा जाता है। तो ये एंजाइम क्या करेंगे, अंडाणु के चारों ओर 2 सुरक्षात्मक आवरण हैं, एक जोना पेल्यूसिडा, एक कोरोना रेडिएटा। तो इस एक्रोसोम के जो विघटनकारी एंजाइम है उसमें कोरोना भेदक एंजाइम होते हैं। अंडाणु के चारों ओर जो ये आवरण है उसमें हाई एल्यूरोनिक एसिड पाया जाता है जो इसकी इन आवरणों को मजबूती प्रदान करता है। तो एक्रोसोम के द्वारा एक एंजाइम हाई एल्यूरोनिडेज ये भी मुक्त किया जाता है। वो इस अम्ल का विघटन करता है जिसके कारण
शुक्राणु का अब अंडाणु में प्रवेश हो सकता है। तो क्या होगा इस स्थिति में, एक्रोसोमल रिएक्शन हुई, अभिक्रिया हुई, और अंडाणु के चारों ओर जो ये दो आवरण है, कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा, इनका भेदन किया जाएगा और इस प्रकार एक शुक्राणु का शीर्ष और मध्य खंड वाला भाग अंडाणु में प्रवेश कर जाएगा। इस पूरे परिवर्तन को हमने एंट्री ऑफ स्पर्म, शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश, ये नाम दिया है। तो इसमें एक तो फर्टिलिजिन और एंटी फर्टिलिजिन की इंटरेक्शन होगी और दूसरा इसमें एक्रोसोमल अभिक्रिया होगी। तो यहां तक आपको ये जो दो स्टेप थी फर्टिलाइजेशन की वो इजीली समझ में आ गई होगी। अब कल के लेक्चर में बची हुई जो निषेचन की दो स्टेप्स हैं, एक कॉर्टिकल रिएक्शन और एक फ्यूजन ऑफ प्रो न्यूक्लियाई, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और फाइनली कल ही सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के क्या महत्व है, इसके बारे में भी एक डिस्कशन हम लोग करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।